हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता कैसे है, कितनी प्रकार का है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कहाँ पे गया है। उसके साथ में हम लोग एक एक करके सारे अमेंडमेंट ट्रिक के साथ में, जिससे अभी के अभी आपको वो चीज़ें अगले आधे घंटे में याद भी हो जाए, उनको भी करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट से अपडेटेड होंगी, तो इसलिए आप लोग एक पेन लेके बैठिए। ये स्क्रीनशॉट और पीडीएफ कल्चर, या कहें कि जो ये अलग अलग चीज़ें मिलती है ना कि एक साथ 100 200 300 स्लाइड के आपके जो पीडीएफ मिलते रहे, उनसे आप लोग दूर हटिए। आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाइए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि एक पेज का नोट्स लो। आपको तो आइडिया हो ही रहा होगा कि मैं नोट्स किस हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ। तो आपको ऐसे करके, जिससे एक ही पेज में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक जगह करंट से अपडेटेड, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी एड ऑन भी कराने वाला हूँ। तो आप लोग एक रफ पेन, या कहें कि आप जिसमें भी नोट्स प्रिपेयर करते हो, उनको साथ में लेके बैठो। तो हम लोग चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखो कि ये हम लोग बाद में करने वाले थे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग पार्ट 6 की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसमें अलग अलग स्टेट आते कि नागालैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिक्किम का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके साथ में यूटीज का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती जो कि कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम देती कि ये चीज़ कैसे आ गया। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बाद में जुड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग उसको एक जगह पे कर लें। इससे क्या रहेगा, आपको समझने में आसानी भी रहेगी। तो हम लोग ये चैप्टर पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्टेट का जो जैसे स्टार्ट करना है पार्ट 6, तो हम लोग उस पर फिर चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ, फिर थोड़ा सा बेसिक के साथ में फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके बहुत सारे विवाद चले कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पे ये चीज़ें और भी बढ़ के आती हैं। जैसा कि हमने बोला भी था, जब भी सेंट्रल मजबूत होगी तो क्या करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को खींचने की कोशिश करेगी। अगर देखेंगे कि इधर लगभग जो 30-40 अमेंडमेंट होते हैं, वो लगभग इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही होते हैं। तो वहाँ पे एक चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट सुपर है या फिर हमारा जो पार्लियामेंट है वो सुपर है। इसी के बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट हो जाते हैं। अब पढ़ना तो अपने को है, ठीक है। तो एक एक करके अब इनको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, ये है कहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 20 है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368, 368। ये देखो कि इसके लिए कुछ और स्पेशल प्रोविज़न है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक जगह से ये प्रिपेयर नहीं कि ये आप सोचो कि सिर्फ ये एम लक्ष्मीकांत पढ़ो तो वहीं पे मिल जाएगी, नहीं। ये एम लक्ष्मीकांत का है, पीवाईक्यू का है, मेरे खुद के नोट्स का है, करंट से अपडेटेड है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपके लिए, समझो कि वो है ना, वो बोला जाता है गागर में सागर, तो ये उसी का काम करेगा। तो अब ये नहीं कि आप लोग अलग अलग बुक्स उठाओ, इसमें आप पढ़ना चाहोगे तो पूरा का पूरा 1 से लेके 106 अमेंडमेंट तक हुआ है, आप पढ़ डालो, लेकिन कोई काम का नहीं है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बोला था, आपको हर एक टॉपिक को उसकी औकात के अकॉर्डिंग ही टाइम देना है। तो इसमें जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं। बात है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। इसमें ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 108 में। ज्वाइंट सीटिंग होती किसके लिए है, वो होती है जो हमारे साधारण बिल होते हैं उनके लिए आते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब ज्वाइंट सीटिंग होगी तो उसमें क्या हमने बताया था, ज्वाइंट सीटिंग में हमेशा साधारण बहुमत से बिल पास होता है। तो ये भी चीज़ उसमें था। तो ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 108, ठीक है। इसमें जो भी बिल आएगा वो साधारण बहुमत से पास होगा। ज्वाइंट सीटिंग किस में नहीं हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके साथ मैंने मनी बिल का बताया था, उसमें भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ है। अब बात करते हैं, ये कहीं भी किसी में भी संशोधन हो सकता है। जैसे कि अभी आप 24वां 25वां ये सब पढ़ेंगे, तो ये बार बार हो रहा था कि पार्लियामेंट का पावर कहाँ तक है, क्या ये हमारा जितना कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। 5 केस जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि शंकरी प्रसाद से स्टार्ट हुआ था 1951, शंकरी प्रसाद का, सज्जन सिंह का, फिर गोलकनाथ का, उसके बाद केशवानंद का। तो ये चीज़ें चल रही थी कि वहाँ पे ये विवाद था कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप लोग जैसे कि देखे होंगे, शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में बोली कि पार्लियामेंट के हक में गया कि वहाँ पे वो अमेंडमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट में भी। लेकिन गोलकनाथ वाले केस में क्या हुआ, उसको पलट दिया गया कि ये नहीं हो सकता है। उसके साथ में फिर अगर 1973 में देखोगे
तो वहाँ पे केशवानंद वाले में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब जो विवाद हैं यही चल रहा था कि पार्लियामेंट का पावर कहाँ तक है, अमेंडमेंट का पावर, क्या वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, किसी और पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अभी आप लोग आगे देखेंगे इंदिरा गांधी जो आर्टिकल 368 है उसी में अमेंडमेंट कर दी, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें एक एक करके करेंगे। तो अमेंडमेंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अमेंडमेंट कहीं से स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं से भी। उसके साथ में प्रेसिडेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बाध्य होते हैं इसको करने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि एक बार ये पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, लेकिन फिर जब आएगी इनके पास दोबारा तो बाध्य होते हैं, उनको देना ही पड़ेगा परमिशन। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते कितने तरह के हैं, उनको देख लेते हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों से भी, उनको जो है आधे राज्यों का भी एक संकल्प पारित कराना पड़ता है। वो किस हिसाब से होता है, वो साधारण बहुमत के आधार पर होता है। आधे राज्यों का सिंपल, स्पेशल मेजॉरिटी, उसके बाद ये। अब एक एक करके देखते हैं। सिंपल मेजॉरिटी में अगर देखेंगे ये क्या होता है कि जो उपस्थित हैं और जो मत देने वाले हैं, जैसे मान चलो कि उपस्थित में ऐसे देखते हैं, जैसे 543 हैं, मान चलो कि जो हमारा लोकसभा है उसमें 543 मेंबर्स हैं। 543 में से आए कितने हैं, 300 हैं। लेकिन 300 आए, 5-6 चले गए धरना पे या बाहर निकल गए, वॉकआउट कर गए। अब अगर उसमें 543 में से 300 आए, 300 में से 100 को हटा देते हैं, बचे कितने, 200। 100 इधर उधर चले गए हैं धरना प्रदर्शन ये सब करने, 200 बचे। अब 200 वहाँ पे उपस्थित है और मत देने के टाइम पे भी हैं, तो वो क्या करेंगे कि उसी का हाफ यानी तत्कालिक, ये बहुत छोटा सा होता है, ये हमेशा पास ही हो जाता है, तो इसके लिए इतना वो नहीं होता है। ये इसके लिए कौन कौन से, जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, 2 मैंने बताया था नए राज्यों का, फिर 3 मैंने बताया था कि जो अभी मौजूदा राज्य हैं उनमें कटपिट करना, ठीक है, उनके बाउंड्री को चेंज करना, तो ये उसमें 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल हमने भी पहले ही जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें किया था, तो उसको देखिएगा। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है कि सदन का बहुमत, यानी कि सदन में जितने भी हैं, जैसे 543 हैं उसका बहुमत, यानी कि 50+1, राइट। और उसके बाद 2/3 किसका होना चाहिए, जो उपस्थित और मत देने वाले हैं उनका 2/3, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी पूरे सदन का बहुमत, ठीक है, 543 है उसका आधा करो +1, राइट। और प्लस उसके साथ में 2/3 कितना, जो उपस्थित है और मत देने वाले हैं उनका 2/3, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, या कहें कि पहले वाले को और तीसरे वाले को, इन दोनों को छोड़ देंगे संघीय ढांचा वाला को, तो जितने भी आएंगे वो किस में आ जाएंगे, स्पेशल मेजॉरिटी वाले में। अब बात करते हैं कि जो ऐसे भी कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से भी हैं, और उसके साथ में आधे राज्यों का भी एक संकल्प पारित कराना होता है। आधे राज्य किस बेसिस पे करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर ही, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, संघीय ढांचा से। संघीय ढांचा से ऐसे मतलब समझो कि जैसे ऐसे मामले जहाँ पे स्टेट का भी वहाँ पे इंटरेस्ट हो, स्टेट को भी लॉस हो रहा हो, तो ऐसे मामले किस में आ जाते हैं, संघीय मामलों में आ जाते हैं। तो संघीय ढांचा से जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन का है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था ना कि उसमें सेंट्रल का भी है, स्टेट का भी है, यूटी के भी लोग हैं, सब मिल के वहाँ पे वो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेट को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये आ गया। 7th शेड्यूल, उसमें हम लोग देखेंगे 7th शेड्यूल में देखे भी थे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, और उसके साथ में कंकरेंट लिस्ट, ये सब था। अगर उसमें अमेंडमेंट करना है तो भी आधे राज्यों की परमिशन लेनी होगी। अब बात करते हैं जैसे अभी 151 अमेंडमेंट आप लोगों ने देखा था जीएसटी वाला, वो क्या था, वो इसी टाइप का था, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक्स, ठीक है, 5-7 मिनट का। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस में क्या है। अब बात करते हैं पहला, सबसे पहले देखोगे कि जैसे उस समय 1951 का टाइम है, 1951 में आप लोग देखेंगे पार्लियामेंट जब बनती है, पार्लियामेंट का गठन ही 1952 में होता है, राइट। तो उस समय 1952 के पहले तब कौन था, वही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा वही थी। अब देखोगे कि संविधान सभा में जो भी मेंबर्स हैं कौन है, जो कि संविधान बनाने वाले हैं। तो पहला जब अमेंडमेंट होता है 1951 में, और इसी समय आप लोग देखें शंकरी प्रसाद का मामला भी जाता है कोर्ट में। तो ये पहला अमेंडमेंट ये क्या किए कि जैसे इन्होंने बताया कि 9th शेड्यूल एक हम लोग बनाने वाले हैं। 9th शेड्यूल में करेंगे क्या कि जैसे 8 शेड्यूल तक तो पहले से था, ठीक है, हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में। 9वां शेड्यूल बाद में जुड़ता है। 9वें शेड्यूल में करेंगे क्या कि इसमें समझो कि एक प्रकार से ऐसी बोरी है,
ऐसी बोरी का भी कॉन्सेप्ट भी आएगा कि एक ऐसी बोरी है, इसमें कोई भी मामला अगर डाल दिया गया तो ये उसमें से निकलेगा नहीं, राइट। तो इसके लिए एक आर्टिकल भी जोड़ा गया फंडामेंटल राइट वाले में 31B। 31B क्या करता है कि 31B इसी के लिए जोड़ा गया, अगर कोई सी भी चीज़ अगर 9B वाले अगर 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया गया तो उसमें से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उस मामले को निकाल नहीं सकता है, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। सिंपल सा है कि अगर 9th शेड्यूल में कोई भी मामला डाल दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू वाला हम लोगों ने पढ़ा था वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो 9th शेड्यूल का मामला है इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जाती हैं वही जाती हैं, उसके बाद में इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। उस समय सिंपल सा है कि जैसे देश अपना आज़ाद हुआ तो उसके बाद सब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं तो उनको बता रहे हैं। उस समय प्रॉब्लम गरीबी भी है, असमानता भी है, तो उसको कम करने के लिए देखोगे कि पहले 2-3 जितने भी होंगे तो उसी के लिए होते हैं। तो पहले में लैंड रिफॉर्म को लेके क्या डाले 9th शेड्यूल, उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू को इसमें हटा दिए। फिर देखेंगे जो कमज़ोर लोग हैं जैसे SC ST, तो उनके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया 15(4). 15(4) क्या बात करता है कि जो भी एजुकेशन और बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, इनके लिए आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। जैसे आज आप लोग रिजर्वेशन का पढ़ते हैं तो रिजर्वेशन ये कब आया पहली बार, SC BC के आधार पर, यानी कि सोशली पिछड़े हों और एजुकेशनली भी पिछड़े हों। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये कभी इकॉनमी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ठीक है, 103, ठीक है, तो इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बस इतना जानो कि अगर कोई सोशल रूप से और इकोनॉमिक सोशल और एजुकेशनल इन दोनों फील्ड में अगर पिछड़ा हुआ है तो उनको रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया कौन से आर्टिकल में, 15(4) में, ठीक है। तो आरक्षण आया 15(4) में। अब बात करते हैं इसके आधार पर प्रॉपर्टी राइट्स को सीमित भी किया जाता है। इसमें 31A जो कि जमींदारी से रिलेटेड है, तो और 31B जैसे कि मैंने बताया कि एक आर्टिकल ये भी जोड़ा जाता है, 9th शेड्यूल से ही रिलेटेड था। अब बात करते हैं 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल में ये सोचो कि 7 है, 7 7 7, ठीक है। तो इसमें जितने भी चीज़ें रहेंगे उनको साथ साथ करेंगे। जैसे उस समय ग्रुप का कॉन्सेप्ट था कि स्टेट ग्रुप में बटे हुए थे, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप। तो सबसे पहले इनको हटाया जाता है, उनको स्टेट को साथ में लाया गया और यूटी को साथ में लाया गया। तो 14 स्टेट बने, 7 यूटी बनी। तो 7 से 7 याद रखोगे, 14, ठीक है, 14 स्टेट और यूटी कितनी बनी, 6, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 14 स्टेट थी, 6 यूटी थी। अभी टोटल कितने हो गए हैं, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। इसमें जो लेटेस्ट बना वो कौन सा बना, J&K और लद्दाख। 2019 बनता है ना, J&K में लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नहीं है। अभी कौन से 2 यूटी हैं जिनको मिला के एक में किया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और इसके साथ में और किसको साथ लाया गया, इसमें ये भी बोला गया कि जो ऐसे 2 स्टेट हैं उनका कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे स्टेट हैं, यूटी हैं, यूटी के क्षेत्र में भी कोर्ट का कॉन्सेप्ट, हाई कोर्ट का, ये भी इसी टाइम पे आता है। तो देखेंगे कि जैसे 2 स्टेट हैं उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो कॉमन हाई कोर्ट किसका किसका है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उधर वेस्ट बंगाल का देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का, ऐसे असम में बहुत सारे स्टेट का आ जाता है। तो ऐसे ऐसे इसमें आता है, ठीक है। आप लोग ये भी बताइएगा कि कौन से स्टेट का कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम स्टेट का आता है मामला, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक कोर्ट, ठीक है, हो सकता है, ये भी आया। 9th शेड्यूल पहले, सबसे पहले किसके लिए झगड़ा हुआ, जमींदारी के लिए, समझो ज़मीन के लिए। 7 याद रखोगे। 9th में क्या याद रखोगे, 9 को, जैसे कि जब कोई वाइन पी लेता है, वाइन पीने वाले को बेवड़ा भी बोलते हैं, तो बेवड़ा, तो ऐसे याद कर लेना। बेरूबाड़ी का एक क्षेत्र था जो कि हमारे वेस्ट बंगाल वाले रीजन में था, तो उसको किसको दिया गया, पाक को। आप लोग देखेंगे 1960 तक, तो जब 1947 में विभाजन होता है तो 1960 तक तो बांग्लादेश का कोई वो था नहीं, बांग्लादेश तो 1971 में पैदा होता है। तो अगर इसके पहले तब 1960 में किसको दिया गया है, पाक को। और ये कहाँ पे था, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, याद रखिएगा, बेरूबाड़ी। तो बस इतना याद रखिएगा, 9 वाइन बेवड़ा, ठीक है। बात करते हैं 13th की। 13th कब, 1962। ये किससे रिलेटेड है, नागालैंड।
ठीक है। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, इसको कुछ स्पेशल पावर भी दिए जाते हैं कि इसका अपना झंडा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से अभी ये लोग मांग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इन्हीं लोगों के हैं। खैर, तो अलग से तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया नहीं जा सकता, लेकिन ये मांग कर रहे हैं ऐसा, तो इसलिए करंट में हमेशा बने रहते हैं। तो इसलिए इसका याद रखिए कौन सा अमेंडमेंट है, 13वां। और जब से ये जम्मू एंड कश्मीर का हुआ है तब से नॉर्थ ईस्ट में एक अलग सा पैनिक सा वो है कि कहीं मेरा भी तो हटा नहीं दिया जाएगा। तो जब हम लोग 371 वाला आर्टिकल करेंगे तो वहाँ पे जैसे ABCDEFGH तो ऐसे करके बटे हुए हैं, राइट। तो वहाँ पे हम लोग सारे आर्टिकल्स देखेंगे तो इसको और अच्छे से कवर करेंगे। बात करते हैं 16th अमेंडमेंट 1963 की। तो ये 19(2) से रिलेटेड है। 19(2) में क्या है, जैसे 19(1) को आप लोग पढ़ते हैं, इसमें 6 चीज़ें पढ़ते हैं, वो हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट में। 1902 में ये है कि इसमें युक्त निर्बंधन की बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, किसके आधार पर जो है हम आपकी जो अभिव्यक्ति का वो मिला हुआ है उसको कैसे हटाएंगे, तो ये उसकी बात करता है। अब बात करते हैं 21 की, 21वां अमेंडमेंट। ये 21वां कब होता है, 1967 में। ये किससे रिलेटेड है, सिंधी भाषा से। जैसे शुरू में आप लोग देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूलतः कितनी भाषाएं थी, अगर भाषाओं से रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है, 8th। जो हमारा 8th शेड्यूल है इसमें टोटल कितनी भाषाएं थी, 14, ठीक है। 14 भाषाएं इसमें थी, ठीक है। 21वां कब जुड़ा, सिंधी, ये जुड़ा 1967 में। फिर इसके बाद 3 जुड़ता है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 4 जुड़ेगा, बदमाश आएगा। बदमाश कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसको याद करने का ट्रिक भी है, जैसे 21 हो गया, 21, 71, 92। 21, 71 जोड़ोगे 92 आ जाएगा, ठीक है। 21 अभी देख लिए, 71 और 92 आगे देखेंगे, तो बस इतना याद रखना कि 21, 71, 92। 21 + 71 कितना होता है, 92 होता है। 21 सा सिंधी, ठीक है। 71 इसमें कितना आएगा, 3 आएगा। कौन कौन से, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92 में कौन सी आएंगी, 4 आएंगी, बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये तो हो गया लैंग्वेज का। अब बात करते हैं 24th अमेंडमेंट। अब देखो एक कब का टाइम है, 1971 का। 21 के बाद अगर आप लोग देखेंगे, 21 के बाद 42, ठीक है। तो 42, 46, तो ऐसे लगभग मान चलो 44वें अमेंडमेंट के बाद, और उसके बाद भी ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। समझो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं आधे से ज़्यादा तो इसी में हो गए हैं। जैसे 42nd को जो है जितनी चीज़ें जोड़ी गई, 42nd को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है, राइट। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमेंडमेंट उनके टाइम पर हुआ था। तो 24th अमेंडमेंट की बात करें, ये बोलती हैं कि वही जो मैंने बोला कि अमेंडमेंट को लेके विवाद चल रहा था, क्या फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 2 मामला पहले ही खारिज हो चुका था। 3 मामले अगर देखेंगे कि 1951 में पहला मामला जाता है शंकरी प्रसाद का, वो भी जाता है फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय वही ज़मीन छीने जा रहे थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मुझे 19(1)(f) में। और अगर देखेंगे 31 भी किससे रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी से। तो वहाँ पर तो मिला हुआ है फंडामेंटल राइट है मेरा, ठीक है। तो इसको क्यों छीना जा रहा है, तो इसी को लेके गए थे। तो उस समय शंकरी प्रसाद वाले में बोल दिया गया कि ये छीन सकते हैं, राइट। तो इसके बाद विवाद बढ़ता गया कि 1951 जब बोले छीन सकते हैं, 1965 में फिर सज्जन सिंह केस लेके जाते हैं। सज्जन आदमी ये भी थे, इनका भी बोले कि तुम्हारा भी छीना जा सकता है, जाओ। यानी कि फंडामेंटल राइट में उस टाइम पे भी बोले कि अमेंडमेंट हो सकता है। अब बात आती है 1967 की। 1967 में गोलकनाथ जी थे। गोलकनाथ जी गोला बारूद लेके जाते हैं, सिंपली ऐसे समझ लो कि वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी डरता है, बोलते हैं कि यार गोला बारूद लेके आए हुए हैं, चलो तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं लेंगे। तो 1967 में पहली बार जहाँ पे 2 केसेज में बोल चुके थे कि तुम्हारा ले सकते हैं। 1967 में जब 11 जजेस की एक बेंच बैठती है तो उसमें ये डिसीजन आता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। उस समय थी इंदिरा गांधी की सरकार, वो बोले कि कैसे नहीं कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगी। तो वो क्या करती हैं, 24th अमेंडमेंट करती हैं। वो बोलती हैं कि देखो सिंपल सा माजरा ये है कि 13(2) का ही मामला बनता है कि कोई मामला विधि है कि नहीं है, क्योंकि जब तक वो विधि नहीं होगी तब तक वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकती है। इन्होंने बोला कि अगर आर्टिकल 368 के तहत अगर हम कोई चीज़ लाते हैं, कोई विधि बनाते हैं, वो 13(2) के तहत विधि ही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हुई, अब विधि नहीं मानी जाएगी, तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब इन्होंने बोला कि मैं किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकती हूँ, इवन फंडामेंटल राइट में भी, लेकिन वो जो है आर्टिकल 368 के तहत विधि नहीं होगी।
इसलिए 13(2) के तहत आप लोग उसको जीरो नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये मामला था। अब बात करते हैं कि इसमें जो दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि प्रेसिडेंट भी बाध्य हैं अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि अपनी मंजूरी उनको देना ही देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं, फिर उसी समय सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसको हटाता है कि ये विधि कैसे नहीं होगी। तो इन सब मामलों को लेके चलता रहता है। फिर 25th जब अमेंडमेंट होता है 1971 में, इसमें भी ये चीज़ें डालती हैं कि देखो मैं राइट्स तो ले रही हूँ, लेकिन अगर ये जो मामला है, अगर 31 का, जैसे आप लोग देखेंगे 31C में एक आर्टिकल ये जोड़ती हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट वाले में ही। वहाँ पे इन्होंने जोड़ा कि 31C में एक आर्टिकल ऐसी ला रही हूँ, इसके लिए अगर 39B 39C, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? असमानता को कम करने से रिलेटेड है। अगर 39B और 39C के लिए मैं कोई काम कर रही हूँ तो 31C के आधार पर आप लोग क्या करेंगे कि ये जो 14, 19, 31 है, इसके लिए आप लोग हाय बप्पा हाय माई ऐसे करके आप लोग नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा 14, 19 और 31 इन तीनों आर्टिकल का हनन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल से इतना समझो कि अगर 39B 39C के लिए अगर गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो आप लोग 14, 19, 31 के आधार पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। सिंपल सा ये है। और इसके लिए क्या जोड़ा गया? 31C आर्टिकल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अच्छा, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि सिर्फ बुक से उठाया मैंने डाल दिया। यहाँ पे बुक की चीज़ें हैं, एग्ज़ाम की चीज़ें हैं, यहाँ पे UPSC हो, PCS हो, अलग अलग जगह से सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन की है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं 42 अमेंडमेंट 1976 का। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन कौन से? ISS ये नहीं, ठीक है, ISS कौन कौन सी? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर, सोशलिस्ट और ये क्या है? इंटीग्रिटी। ठीक है, एकता, समाजवाद और उसके साथ में ये पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ये 3 वर्ड जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स पूछे जाते हैं, यही 6-7 घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट, 3 वर्ड कौन कौन से? ISS कौन सा? ये आतंकवादी वाला नहीं, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर। बात करते हैं कि इसमें 51A को जोड़ा गया। 51A किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी से। ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े जाते हैं। कौन सी कमेटी थी उसमें? स्वर्ण सिंह कमेटी, उसी ने ये सुझाव दिया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कुछ लाया जाना चाहिए। और इसका मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में किया भी था कि आखिर इमरजेंसी कैसे लगी थी और क्यों। ठीक है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे जोड़ा गया। 11वां कब जोड़ा गया? 2003 में। उसके लिए अमेंडमेंट कौन सा किया गया? 86th अमेंडमेंट, वो आगे हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 74 में भी अमेंडमेंट किया गया। इसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट बाध्य होगा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में ये भी जोड़ा गया। अब इसके बाद यहाँ पे 5 चीज़ें और जोड़ी जाती हैं जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछी जाती हैं बार बार। 1, वन्यजीव, ये दोनों एक से ही रिलेटेड हैं। फॉरेस्ट में कौन रहता है? वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फिर तीसरा शिक्षा। ठीक है, अब जो पढ़ लिख लेगा वो मापतौल भी अच्छे से कर लेगा और न्याय प्रशासन का भी अच्छे से कर लेगा। अब देखो, जैसे जो शिक्षित हो गया, जो शिक्षा लेके कहाँ चला गया? कोर्ट में। अब कोर्ट में देखे होगे एक तराजू लटका रहता है, राइट? तो किसके लिए होता है तराजू? मापतौल के लिए। तो शिक्षा लेके पहुँचे, बन गए जज, और जज का याद रखो कि जज किससे रिलेटेड है? न्याय प्रशासन। और इधर देखेंगे, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले ऐसे नहीं आते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे तराजू है, इसलिए नापतोल और उसके साथ में न्याय प्रशासन। तो इसको याद रखिएगा, वन और वन्यजीव एक साथ, शिक्षा लेके क्या करेंगे? मापतोल, न्याय प्रशासन। अब बात करते हैं 31वें अमेंडमेंट की। तो इसके पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये भी बार बार ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि ये आर्टिकल कौन से अमेंडमेंट के द्वारा है। तो इसमें एक जो पार्ट जोड़ा गया 14A, ये किससे रिलेटेड है? कैट से। ठीक है, इसमें सिंपल से ये आता है कि जो IAS IPS ये सब लोग होते हैं, इनके जो मामले इन्हीं सब में सुनवाई होती हैं। तो ऐसे आप लोग समझो कि उनके लिए अलग से एक बनाया गया। ठीक है, तो 14A इसमें जोड़ा गया। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 323A, 323B। 323 किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक मामलों से रिलेटेड। और 323B में अलग अलग मामले आते हैं। इसमें बेसिकली ट्रिब्यूनल का निर्माण होता है, कि जैसे अभी घर वाले विवाद को लेकर देखे होंगे कि आप लोग ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है, तो ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनते हैं।
अब बात करते हैं आर्टिकल 39A की। ये किससे रिलेटेड है? फ्री लीगल एड। ये रिलेटेड है फ्री लीगल एड से। 43A किससे रिलेटेड है? ये हो गया जो उद्योग हैं, उद्योग में प्रबंधन से रिलेटेड, प्रबंधन, ठीक है, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें प्रबंधन के कार्यों में मजदूरों को भी शामिल करना 43A बताता है। 48A किससे रिलेटेड है? ये है वन, ठीक है, वन, वन्य जीव, इससे रिलेटेड है। ये तीनों किस में आते हैं? DPSP में, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो जोड़े जाते हैं और कई बार ये एग्जाम से पूछे भी गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं 31वीं अमेंडमेंट की। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी बात चल रही है कि अब नया लोकसभा बना है, हमारा पार्लियामेंट नया बना है, सीटें भी उसमें ज़्यादा हैं और इधर जो है सेंसस भी होने वाला है। फिर इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का जैसे वो आएगा और ये लोग बोल रहे हैं कि सीट भी बढ़ाई जाएगी, तो सीट बढ़ने की बातचीत चल रही है। तो कितना, अभी कितना है? 500, देखो लोकसभा सीटों की 525 से 545 किया गया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जैसे 104वां जो अमेंडमेंट है, इसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए है वो हटा दिया गया। अब ये हटा दिया गया तो टोटल कितने हो गए? 543। तो ये वाला डाटा आप लोग याद रखिएगा 543 का, ये 31वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको किया गया था। बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट हैं, 35वां और 36वां। 35वें में इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ऐसे समझो कि जैसे जब शादी होती है, जैसे बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, तो जैसे कोई लड़की है तो शादी के पहले मतलब अगर उनके साथ में रिलेशनशिप में है तो जैसे गर्लफ्रेंड का समझो कि अभी वो गर्लफ्रेंड है, बाद में क्या हो गई, शादी करके उसको वाइफ बना लिए। तो पहले क्या, सहयोगी राज्य, फिर बाद में पूर्ण राज्य, तो ऐसे समझ लो, ठीक है। तो उसी समय जब इसको सहयोगी राज्य का दर्जा देते हैं, जैसे कि अभी आप लोग जानते होंगे 10वां जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? दल बदल से। लेकिन उस समय भी 10वां शेड्यूल बनाया गया था। 10वें शेड्यूल में जब इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया तो इसमें जोड़ा गया था, लेकिन 36वें अमेंडमेंट के द्वारा इस 10वें शेड्यूल को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया 1 से लेकर 36 तक। अब आगे बढ़ते हैं 44वें अमेंडमेंट के। देखो 1978 के लास्ट में गवर्नमेंट बनती है किसकी? मोरारजी भाई देसाई की, ठीक है। तो मोरारजी भाई देसाई क्या करते हैं, जो 42वें अमेंडमेंट में जितनी भी चीज़ें हुई थी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी थी कि जो सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है, जो अलग अलग मेंबर्स थे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी का टाइम तो ख़त्म ही हो गया था 1975 में जो लगा था, तो वो चलता भी है। अब ये क्या करते हैं कि इनको एक डर ये भी था, कहीं कल को गवर्नमेंट फिर से अगर इंदिरा गांधी बनी, कहीं हम लोगों को फिर से जेल में न डाल दिया जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो उसी को हम लोग देखते हैं, समझो कि कुछ गलतियों को सुधारते हैं और बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें करते हैं। इसमें देखेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी क्या है, लीगल राइट है। ये कई बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अभी फंडामेंटल राइट का क्या वो है, तो अभी वो लीगल राइट है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A, ठीक। और अगर देखेंगे जो लीगल राइट अगर इसको किया गया तो जो 19(1)(f था, 31, इन दोनों आर्टिकल्स को रिमूव भी किया जाता है, इनको हटाया भी जाता है। तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, एक लीगल राइट है। बात करते हैं प्रेसिडेंट का। इनके लिए ये किया गया कि जैसे प्रेसिडेंट उस समय थे फखरुद्दीन अली, इन्होंने जब उनको फ़ोन किया था कि आपको कल से इमरजेंसी लगानी है, आप देख लो, तो वही कि ये एक बार मना करने की सोचे भी थे, तो इन्होंने ये बोला कि हो सकता है कोई और प्रेसिडेंट आएगा तो उसको थोड़ा सा पावर दे देते हैं कि अगर कल को अगर ऐसी इमरजेंसी वगैरह कुछ लगनी है तो एक बार एटलीस्ट वो वापस कर दे, तो लोगों को पता भी चल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये अगर कोई सलाह दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। लेकिन अगर दोबारा अगर वही चीज़ अगर इनके पास में आता है, ठीक है, वही बिल, तो ये जो है उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। अब बात करते हैं, इसमें एक वर्ड था, जैसे इमरजेंसी कितने आधार पर लगती थी? 3। एक युद्ध हो गया, एक बाह्य आक्रमण हो गया, तीसरा हो गया जो आंतरिक अशांति है। अब आंतरिक अशांति को, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसको हटा के यहाँ पे क्या बोल दिया गया? सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। सशस्त्र विद्रोह का कब आता है? 44वें अमेंडमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी, ये जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी के लिए अगर कोई भी अगर लगाना है तो इसमें क्या करना होगा, इनको रिटन में
मतलब कि जो भी करना होगा रिटन में देना होगा। तो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं फिर वो उस पर देखेंगे। तो इसी टाइम पे एक कैबिनेट वर्ड भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो कैबिनेट रिटन में देगा कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, तभी लगेगी। बात करते हैं कि आर्टिकल 359 की, ठीक है। आर्टिकल 359 में दो चीज़ें होती हैं, एक्चुअली 358 359 दोनों रिलेटेड हैं, कि ये बेसिकली ये बात करते हैं कि लोगों के राइट्स कुछ रहें। जैसे इमरजेंसी लगा था उसी टाइम पे सारी मेमोरीज में थी, कैसे लोगों को अलग अलग एकदम कूड़ा कचड़ा की तरह उठाते थे, ले जाके फेंक देते थे, तो यही चीज़ें होती थी। तो वो बचाने का काम ये अब कर रहे हैं। तो ये क्या कहिए कि बोले कि आर्टिकल 20-21 कभी निलंबित ही नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 20-21 में जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे आर्टिकल 21 बात करता है उसमें पर्सनल लिबर्टी वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। आर्टिकल 20 में वही कि किसी को भी समझो अगर कोई दंड दिया गया उससे बचाव के लिए ही उसमें बातें की जाती हैं, यानी कि ये चीज़ें उसका एक हक है कि अगर उसको दंडित किया जाए तो उसको सारी चीज़ें पता हो कि वो अपना वकील कर सके, ये कर सके, सुनवाई हो सके। तो उसके लिए इन दोनों चीज़ों पर बात की जाती है। आर्टिकल 358 क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो 19 है, 19 को सिर्फ दो ही आधार पर हटाया जा सकता है, तीसरे आधार पर नहीं। जैसे अगर आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? ये बात करता है जो स्पीच का जो मामला है, स्पीच का, ये जो है तभी खत्म होगा जब युद्ध हो और दूसरा बाह्य आक्रमण हो। इन्हीं दो के आधार पर ख़त्म किया जा सकता है। जो सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर नहीं ख़त्म किया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 358। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 52वां अमेंडमेंट। उस समय गवर्नमेंट है किसकी? ये राजीव गांधी की। और देखें कि एक थे, शायद उनका स्टेट था ये हरियाणा के, ठीक है। तो उनका नाम था शायद गयाराम, ठीक है। तो वो क्या करते थे, एक ही दिन में कई सारी, जैसे इधर से गए इस वाले में, जैसे बीजेपी हो गई, सॉरी उस समय जिसकी भी गवर्नमेंट थी, तो जिसकी भी होगी, जैसे राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी वाले में कभी कूद रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो जितनी भी पार्टी थी, तो एक ही बार में, एक ही दिन, 2 दिन में वो अलग अलग पार्टियाँ चेंज कर रहे हैं। इसीलिए एक वो फेमस भी है कि आया राम गया राम करके। तो ये उसी टाइम का मामला था। तो राजीव गांधी ने एक 10th शेड्यूल लेके आते हैं। एक किससे रिलेटेड है? दल बदल से रिलेटेड है। दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं 21वां अमेंडमेंट 1989 में होता है। ये किससे रिलेटेड है? ये वोटिंग से रिलेटेड है। पहले वोटिंग की जो एज थी वो 21 साल थी, अब कितनी हो गई है? 18 साल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं, जैसे अगर देखोगे कि अगर 6 को उल्टा कर दो, 2 हो गया, 1 पहले से, यानी कि 21 से क्या होगा? 18 होगा। तो ऐसे याद कर लेना। 52 को बंदर से याद रखना, बंदर दल बदल, कभी इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है, ठीक है। 44th 42nd तो याद ही रहेगा। अब बात करते हैं, जैसे इसमें ईयर में कन्फ्यूजन होता है। ये कितना है? 1978 है, ये 1946 है। ऐसे याद रखना, 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। अगर 4 + 2 6 होता है, तो वो कितना हो गया? 1976 1978। 69वां बात करें, ये किससे रिलेटेड है? दिल्ली से। इसको एनसीआर घोषित किया गया। एनसीआर क्या? नेशनल कैपिटल रीजन। और इसमें देखेंगे कि जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं पीएम से, वो कितने होते हैं? 15% से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। लेकिन दिल्ली के केस में कितना है? 7 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होते हैं? 10%। तो अभी इसके लिए अलग से अमेंडमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 69वां। तो ऐसे याद रखो, जैसे 6 है 9 है, उल्टा हो रहा है। तो 69वें को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि केजरीवाल ने इधर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिए, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी एक बिल लाते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो 6 इसको उल्टा करने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी। तो इधर ये कुछ कर रहे हैं, वो उसको उल्टा कर रहे हैं। तो ऐसे समझना। अब बात करते हैं 71वां अमेंडमेंट। ये किससे रिलेटेड है? नमक। नमक पे कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? ये 71वां 1992 में जोड़ी गई। टोटल कितनी हैं? अभी 22 भाषाएं हैं। मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। जो 8 भाषाएं जोड़ी गई बाद में, सबसे पहले सिंधी, फिर 3 जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर 4 जोड़ी जाती हैं बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बात करते हैं 73वां अमेंडमेंट। ये इसके थ्रू 11th शेड्यूल जोड़ा गया, पार्ट 9 को जोड़ा गया,
ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 243 से 243 ओ तक यहाँ पे जोड़ा जाता है। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, जो हमारे प्रधान होते हैं वो हमारे गांव के ही होते हैं, उनको हम ऐसे बुला लेते हैं ना, ओ प्रधान इधर आओ, तो ऐसे करके, तो ओ प्रधान ऐसे याद रखना। और इसमें टोटल कितने विषय थे, कितने सब्जेक्ट इसको मिले हैं, 29 सब्जेक्ट टोटल इसको मिले हुए हैं। 73वां किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से। 11 शेड्यूल इसके लिए है। पार्ट 9 में इससे है, और आर्टिकल याद रखिएगा। बात करते हैं 74वां, ये नगर पालिका से रिलेटेड है, यानी कि अर्बन बॉडीज से रिलेटेड कौन सा है, 74वां अमेंडमेंट, ठीक है। आप लोग बताइएगा सबसे पहले पंचायती राज स्टार्ट कहाँ पे होता है, जैसे राजस्थान में स्टार्ट होता है वो प्लेस कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि 73वां जो अमेंडमेंट है ये सबसे पहले कहाँ पे लागू होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा पंचायती राज तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में स्टार्ट होता है, चलो मैंने बता ही दिया, लेकिन 73वां जो अमेंडमेंट है ये सबसे पहले लागू होता है एमपी में, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके लिए 12वें शेड्यूल में है, पार्ट 9A है, और इसका देखेंगे टी से लेके जेड जी तक है। जैसे जो नगर पालिका में है, अर्बन बॉडीज में जो लोग मेयर होते हैं तो उनको लोग समझो जी करके बुलाते हैं, यानी कि बड़े ऑफिसर हैं ऐसे करके, और प्रधान छोटे हैं तो उनको ओ से बुला देते हैं, ओ प्रधान इधर आओ। तो बेसिकली ये याद करने के लिए है, तो आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं 44वें अमेंडमेंट का, 84th, ये जो है यूके, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 3 अलग बनते हैं। झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से। छत्तीसगढ़ किससे हुआ, ये होता है मध्य प्रदेश से। यूके किससे अलग होता है, यूपी से। कब, 84th। तो इसको ऐसे याद रखना, 8 को अगर हम तोड़ दें 4 + 4 मतलब 4, तो तीनों को 4 मिल गया, तो 8 को मैंने 4 + 4 में कर दिया, 3 इनको बांट दिया, तो यूके, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये तो आपको इतना याद हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं 86th अमेंडमेंट की। ये बेसिकली रिलेटेड है 86। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे जब बच्चे होते हैं, छोटे रहते हैं, तो उनको अच्छी आती है, जैसे बुक देखेंगे, बुक देख के उनको लगेगा कि ये सबसे घटिया काम यही है, पढ़ना, राइट। तो बचपन में तो पढ़ने का मन करता नहीं है, इवन बड़े होने पे भी पढ़ने का मन नहीं करता है, मजबूरी में ही बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो 86th अमेंडमेंट ये किससे रिलेटेड है, 86, मतलब कि वही 86 से याद रख लेना। तो ये आर्टिकल 21 ये जोड़ा जाता है। आर्टिकल 21 क्या बात करता है कि जो 6 से 14 साल हैं उनको पढ़ाना लिखाना ये फंडामेंटल राइट में आएगा, तो 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। 6 से 14 साल इसको फंडामेंटल राइट, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा जो आर्टिकल 12 से 35 तक है वो फंडामेंटल राइट में आता है, तो अभी जो 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन वो फंडामेंटल राइट है, यानी कि इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 45। अब इसमें जो है, इसमें भी 86 में ही अमेंडमेंट किया जाता है। इसको जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, पहले जो आर्टिकल 45 था उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों का था, अब 6 से 14 साल के बच्चों को उठा के किस में डाल दिया जाता है, वो आर्टिकल 21A में डाल दिया जाता है। तो अब जो है आर्टिकल 45 में 6 साल से कम के बच्चों का है, और इसके साथ में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी जाती है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें ये बोला जाता है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं, इनको पढ़ाना लिखना इनके माँ बाप का कर्तव्य है। जैसे कि फंडामेंट जो हमारा 51A है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना लिखाना उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या कहीं ड्यूटी है। बात करते हैं कि 91वां अमेंडमेंट, ये किससे रिलेटेड है, पीएम सहित जो मंत्री होंगे वो कितने होंगे, 15% ही होंगे। ये नहीं कि पता लगा कि सभी को मंत्री बनाते जा रहे हैं, उनको वेतन देते जा रहे हैं, तो मतलब ये भी नहीं। तो टोटल कितने हो सकते हैं, 15%, लेकिन दिल्ली के केस में कितना है, 10% का, तो इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं 92वां अमेंडमेंट। ये वही बदमाश 2-3 बार हो चुका है। कौन कौन से हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बात करते हैं कि 97वां अमेंडमेंट, ये किससे रिलेटेड है, सहकारी समिति से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ठीक है। इसमें आर्टिकल 91C जोड़ा जाता है। 91C किसकी बात करता है? संघ बनाने की बात करता है। और आर्टिकल 43 जोड़ा जाता है। आर्टिकल 43B ये किससे रिलेटेड है? सहकारी समिति से। कई बार ये आर्टिकल पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। 99th अमेंडमेंट, जैसे कि हम लोग देखे होंगे जब सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे तो उसमें हम लोग 4th जजेस केस भी पढ़े थे। तो 4th जजेस केस किसको हटाने के लिए था? एनजैक को। तो 99th अमेंडमेंट है, एनजैक से रिलेटेड है। इसमें सिंपल सा यही है कि जैसे जो IAS IPS इन सब की जो नियुक्ति होनी है वो उसके लिए भी जैसे IAS IPS की नियुक्ति होती है उसी आधार पर जजों की भी नियुक्ति हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसको ये बात करता है। लेकिन 4th जजेस केस में, जो 4th जजेस केस था उसके आधार पर हटाया भी जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं 100वें अमेंडमेंट की। 100वां ये किससे बात करता है? भूमि का। समझो कि एक लैंड है, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो 100 ऐसे याद रखना। ये बांग्लादेश को दिया जाता है। ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि भूमि से रिलेटेड है, जो कि हम लोग बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करते हैं। बात करते हैं 101वां अमेंडमेंट। एक किससे रिलेटेड है? GST से। सिंपल से बस इतना याद रखना कि ये GST से रिलेटेड है। इसमें कुछ आर्टिकल जोड़े जाते हैं। 246 से 269 है, 279 ये जोड़ा जाता है, जो कि ये GST से रिलेटेड है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसी को याद रखिएगा। 268 ए को हटाया भी जाता है। तो ये इसमें याद रखना क्या है? 101, जैसे 101 से लेके 106 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब लेटेस्ट हुए हैं तो इनको याद भी रखना है। और ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि हम लोग 1 से लेके 106 तक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो भी मैं किया हूँ ये सब PYQ और कई बार जो एग्जाम्स में आए वहीं से हैं। 102वां अमेंडमेंट की बात करें, ये किससे रिलेटेड है? NCBC। ये क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बनाया जाता है, जो NCBC है। NCBC जो बैकवर्ड क्लासेज के लिए, जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे एक बार इसको देख ही लेते हैं। 338 पहले था। ठीक है। 338 आर्टिकल में कौन सा था? इसी में SC थे, ST थे। बात करते हैं कि फिर से SC के लिए 338A बन जाता है। ठीक है। ये अब इसमें सिर्फ 80 जो SC हैं वो 338 में है। 338A में कौन है? ST हैं। 338B में कौन है? ये है OBC। ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब 338B किससे रिलेटेड है? OBC से। तो आर्टिकल 338B को कब आता है? ये 102वें अमेंडमेंट के द्वारा आता है। और यहाँ पे इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बना देते हैं बैकवर्ड क्लासेज के लिए। इसको याद करने का सिंपल से तरीका है, जैसे एक को मैंने बताया कि ये किससे रिलेटेड है। 101 रुपये हम लोग देते हैं जब कहीं भी जाते हैं, ये इसको शुभ मानते हैं, तो 101 GST पैसे से रिलेटेड है। 100 एक लैंड को 2 भाग में तोड़ा गया। 102 इसमें बस याद रखिएगा BC बैकवर्ड क्लासेज। 103 में 3 वर्ड EWS याद रखिएगा। 10% रिजर्वेशन की बात होती है, इसके लिए अलग अलग पैमाने हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6) भी जोड़ा जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट है, तो ये भी याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। 16(6) किससे रिलेटेड है? नौकरी के लिए, तो ये उसमें भी। ठीक है। 104वां अमेंडमेंट बात करें, कब होता है? 2019 में। तो इसमें होता है कि जो लोकसभा है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जो SC और ST हैं, यानी कि 4 SC ST से रिलेटेड है, इनके लिए जो 70 साल का प्रोविज़न था उसको 70 से क्या कर दिया गया? 80 कर दिया गया। बस इतना चेंज हुआ है। अब 10 साल बढ़ा, यानी कि 2030 तक इनको रिजर्वेशन उसमें मिलेगा SC ST को। और इसमें जो एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया। तभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की जो 525 है, 525 से बढ़ा के 545 हुआ था, लेकिन अभी कितना है? 543। ठीक है। तो अब बात करते हैं 105वां अमेंडमेंट। 105वां अमेंडमेंट बस इतने से ही है कि जो OBC लिस्ट है वो अब स्टेट भी प्रिपेयर कर सकता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर था, यानी कि प्रेसिडेंट को, अब कौन प्रिपेयर कर सकता है? स्टेट भी। बस इतना याद रखिएगा। 106वां अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि भी पिछले महीने ही पारित होता है। ये किससे रिलेटेड है? वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है। नारी वंदन करके आया था, तो वुमेन रिजर्वेशन
ये इसका इतिहास काफ़ी बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक करंट भी बनाने का, करंट टॉपिक एक बनाने का, जिससे वो मेंस में भी हेल्प कर सके। तो 106वां किससे रिलेटेड है? वुमेन रिजर्वेशन से। कितना परसेंट दिया गया है? 33%। कहाँ पे? सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। 15 साल बाद वही है, फिर से दिया जाएगा, नहीं देंगे। अपने यहाँ रिजर्वेशन देना आसान है, उनको हटाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो 15 साल। और ये अच्छा भी है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, जो कि अभी शायद 14% के आसपास है। और अगर देखेंगे, जब पहली जो हमारी पार्लियामेंट का जब गठन हुआ था, उस समय लोकसभा में 5% के आसपास था। अभी कितना है? 13-14% है। सोचो कि लगभग 70 साल का टाइम हो गया, 75 साल का, लेकिन अभी हम लोग वहीं के वहीं कुछ ही ग्रोथ किए हैं। बात करते हैं 15 साल। ये कब लागू होगा? जब आफ्टर सेंसस, जो इस बार का सेंसस होना है, उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा, तो वही अपना सुझाव देंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र से उनको आना चाहिए। तो इसका बिल भी याद रखिएगा, 1-2 बार पीसीएस में पूछ चुका है कि ये कौन से नंबर का बिल है। तो ये 128वें नंबर का बिल है। ये लेटेस्ट है, तो इसलिए बस इसको याद रखिए, ये कौन से नंबर का बिल है? 128वें। ठीक, तो ये तो हो गया अमेंडमेंट का। तो जैसे ये इसके बाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इसको और देख लेते हैं। जैसे 100वां किस रिलेटेड है? भूमि से। तो मैंने बोला कि 1 को 2 टुकड़े में कर दिया गया। 101 पैसों से रिलेटेड है, तो पैसों पे जीएसटी लगेगी। 101 शुभ है। 102 दो वर्ड बीसी, बीसी क्या? बैकवर्ड क्लासेज। 103 3 वर्ड ईडब्ल्यूएस। 104 4 वर्ड एससी एसटी। ठीक है, 4 वर्ड, मतलब 4 लेटर्स, ये जितने भी हैं लेटर्स, इसको समझना। ठीक है, अब बात करते हैं कि 105 वही ओबीसी लिफ्ट से, 106 वुमेन रिजर्वेशन से। ठीक है, तो ये सारे अमेंडमेंट याद रखना। और उसके साथ में अब इन पे क्या करना है कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर सकें, क्योंकि मैंने कई बार भी बोला है कि सिलेक्शन का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। उस शॉर्ट नोट्स को इतनी बार रिवीजन करो कि उस पर ये ना लगे कि आपको पता नहीं होना चाहिए। गिनो मत कि इतना बार रिवीजन हो गया, उतना बार, जितना बार हो सके उतनी बार आप लोग उसको रिवाइज करो। रिवाइज के बाद क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए भी ये मत सोचो कि एक दिन में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, एज मच एज पॉसिबल। सिलेक्शन 2 ही चीज़ दिलाएगा, एक आपका वही प्रैक्टिस रिवीजन, और आपका नोट्स तो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप लोग जो है रिवीजन कर ही पाओगे। नहीं तो फिर वही एग्ज़ाम के पहले फिर क्या लगेगा कि अरे यार इतना तो मेरा नोट्स हो गया, कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे रिवाइज करूंगा। तो सिंपल सा है, ये सब बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे तो लिखने में लग जाता है। इसलिए नहीं कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं है, मैं सारा आर्टिकल्स हुआ, चाहे अमेंडमेंट हुआ या पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मुझे बोर्ड पे देख के पढ़ाने की नीड नहीं है। ये तो इसलिए कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों के पास में नोट्स हो जाएगा, और जब लिखा रहता है लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आके खड़ा होकर बस ऐसे पढ़ाते चला गया तो लोग फिर अवॉइड करेंगे। तो सिंपल सा है कि बस आप लोगों के पास में अच्छे से नोट्स हो। आप लोग इसका भी, मैं हट भी जाऊँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए। लेकिन स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं है कि बस उसको चला गया हो गैलरी में। आप लोगों को पता भी होगा कम से कम 5-6 हज़ार तो स्क्रीनशॉट हो ही गए होंगे। या तो आज ओपन करके देखना, फिर बताना कितने स्क्रीनशॉट हैं। तो स्क्रीनशॉट गया, या मैंने जो पीडीएफ कल्चर का बोला कि स्लाइड कल्चर इवन, तो स्लाइड कल्चर की एक ही, अभी अगर इसी पे देखेंगे लोगों का कम से कम 300-400 स्लाइड में होगा, लेकिन आप लोग उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा काम है चीज़ों को ईजी करना। ठीक है, आपके लिए जीएस को मैजिक की तरह बनाना। तो सिंपल सा है कि आप लोगों के पास में नोट्स अच्छे से हो। इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स का यूज किया है, जिससे मैंने उसको अपने माइंड में रखा है। तो आप लोग इसको देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।